हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कल हमने एक टॉपिक किया था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरा नहीं किया था हमने। हमारा आज का जो है ये भी उसी सीरीज में रहेगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टॉपिक क्या है हमारा? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल हमने कुछ प्रिंसिपल कर लिए थे, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑर्डरली सीक्वेंस है, जिसमें हमने किया था कैफोलोकैपिटल, प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन एंड लोकोमोशन। और एक हमने किया था इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चा जो है वो अपनी ही स्पीड से ग्रो करता है, अपनी ही स्पीड से सीखता है। तो आज के हमारे जो प्रिंसिपल हैं उसी कंटिन्यूएशन में हमारा पहला प्रिंसिपल जो आज हम करेंगे, दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि वृद्धि और विकास कंटिन्यूअस लगातार प्रक्रिया। वृद्धि और विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जब कंसेप्ट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है, पर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वोम टू टोम चलती है, तो लगातार चलती है। लगातार तो चलती है, पर एक फर्क है। वो फर्क क्या है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बहुत सारे बदलाव आते हैं, ग्रेजुअल नहीं चलती है, स्मूथ नहीं है। कभी कभी तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ती है, कभी ऐसा लगता है बहुत धीमी हो गई है, और कभी फिर से लगता है कि बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो वो कब कब होता है? जैसे कि हमारी कुछ स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी है 0 to 2, चाइल्डहुड है 2 to 12 एंड इज 12 to 18 और वी कैन से 19। चाइल्डहुड को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अब ये जो डेवलपमेंट है यहां से लेकर यहां तक लगातार चल रही है, जो कि हमारा डेवलपमेंटल पीरियड है, वो यहां से यहां तक लगातार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन ये ग्रेजुअल नहीं है, एक जैसी नहीं है, स्मूथ नहीं है, बहुत सारे ट्रांजिशन इसमें आते हैं। तो जो इन्फेंसी है उसमें वृद्धि और विकास बहुत फास्ट होता है, फास्ट, बहुत तेज गति से वृद्धि और विकास होता है। अर्ली चाइल्डहुड फास्ट, यहां पर भी है फास्ट, बट नॉट एज मच एज इन इन्फेंसी। तेज है पर उतना तेज नहीं है जितना कि इन्फेंसी में है। लेटर चाइल्डहुड स्लो, इतना स्लो है कि कभी कभी हमें लगता है कि रुक गया है, पर ऐसा नहीं है, रुकता नहीं है, बहुत ही धीमी गति से यहाँ पर भी विकास होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसका पीरियड है 2 to 6 और लेटर चाइल्डहुड का 6 to 12। उसके बाद है एडोलसेंस। एडोलसेंस में भी फिर से स्पीड पकड़ता है, फिर से फास्ट होता है। तो इसमें हम इस प्रिंसिपल में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि इन्फेंसी में बहुत शार्प होता है। उसके बाद चाइल्डहुड है जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेज गति से होता है, लेटर चाइल्डहुड में ऐसा लगता है कि रुक ही गया है पर रुकता नहीं है,
बहुत ही धीमी गति से होता है, और फिर किशोरावस्था में आकर जो विकास है वो फिर से स्पीड पकड़ लेता है। यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में फिर से इजाफा हो जाता है। तो क्लियर है आपको, कंटिन्यूअस प्रोसेस है पर स्पीड एक जैसी नहीं है, बदलाव है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अंतः संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है, और ये इंटर रिलेशन किस में है, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। इसको हम क्या कह सकते हैं, इस प्रिंसिपल को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब ये एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, जिसको हम इंटेलेक्चुअल भी बोल देते हैं, कॉग्निटिव, मोरल, लिंग्विस्टिक। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित होने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लिया हम ये कहें कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, अगर वो सही नहीं हुई है, उसमें कोई दिक्कत है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो आगे के एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है। जैसे हम ये माने कि बच्चा जो है वो ज्यादा खेल कूद नहीं पाता है, थक जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो खेल नहीं पाएगा तो ज्यादा दोस्त नहीं बनेंगे, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और हमें पता है कि हमारा जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट डेवलप होता है वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की हेल्प से डेवलप होता है। तो बच्चा जो है वो बहुत सारे बच्चों के संपर्क में नहीं आएगा, कटेगा उनसे बातचीत करने में, तो उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी डेवलप नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एस्पेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक अच्छे से डेवलप होता है तो बाकी ठीक होते हैं, अगर एक में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो बाकी एस्पेक्ट भी प्रभावित हो जाते हैं। सिंपल। ठीक है, मान लिया फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई तो सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, सारे की सारी एस्पेक्ट जो हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि हमारे ही घर में एक बच्चा है जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो अब क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अब इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, दूसरों को देखकर रोना शुरू कर देता है, सिर मारना शुरू कर देता है, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई है ड्यू टू दैट, कॉग्निशन डेवलप नहीं है, 4 साल का होने के बावजूद भी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, कोई बात नहीं सुनता है, अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, इमोशनल नहीं है, कोई भी एस्पेक्ट जो है वो उसका डेवलप नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बायलेटरल टू प्रिंसिपल ऑफ बायलेटरल टू यूनिलेटरल, प्रिंसिपल ऑफ बायलेटरल
लेटरल टू यूनिलेटरल। बायलेटरल टू यूनिलेटरल का मतलब क्या है? द्विपक्षीय, और ये एक पक्षीय। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं यूजेस both hands with equal ease, hand preferences, start। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि पहले बच्चा जो है वो दोनों हाथों का, पहले बच्चा दोनों ही हाथों का इक्वल इस्तेमाल करता है। कब जैसे खाता है, आप देखोगे बहुत छोटे बच्चे को, लगभग 1.5-2 साल का बच्चा है, इस हाथ से भी खा रहा है, इस हाथ से भी खा रहा है, वो सामान इस हाथ से भी उठा रहा है, उससे भी उठा रहा है, दोनों ही हाथों का इक्वल इस्तेमाल करता है। लेकिन 2.5 साल के बाद, आफ्टर 2.5 ईयर, हैंड प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चा जो है वो सिंगल हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम अभी हैं, या तो हम राइट हैंड से लिखते हैं या हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों हाथों से, कि मैं कहूँ कि चलो भाई मेरा तो लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल करके देखूं, तो देखो कैसा लिखा जाता है, लिखा ही नहीं जाता है। तो हैंड प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि अगर बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा है तो हमें बच्चे को एक हाथ पर लेकर आना होगा, चाहे वो लेफ्ट का इस्तेमाल करे चाहे वो राइट का इस्तेमाल करे, तभी उसकी हैंड राइटिंग डेवलप होती है। ठीक है, क्लियर है? मेरी सिस्टर का बेटा था, वो दोनों ही हाथों का इस्तेमाल कर लेता था। सिस्टर ने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि होमवर्क कर रहा है तो मम्मी अब ये वाला हाथ दुख गया तो उससे कर रहा हूँ, ये वाला दुख गया तो उससे कर रहा हूँ। तो वो तो टीचर का एक बार फोन आया, उसने पूछा कि ये कौन से हाथ से लिखता है। उसने बताया कि दोनों से लिख लेता है। तो टीचर ने कहा कि नहीं, इसको एक हाथ पे लेकर आओ, तभी हैंड राइटिंग बनेगी। और हैंड राइटिंग ठीक इसीलिए नहीं है, दोनों हाथों से इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद वो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता है। ध्यान दिया, आदत छुड़वाई उसकी। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ये प्रिंसिपल है कि 2.5 साल के बाद ही हैंड प्रेफरेंस स्टार्ट होती है, कि पता लगता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड बनेगा या राइट हैंडेड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट differs in boys and गर्ल्स। यानी कि लड़के और लड़कियों में जो विकास की दर होती है, वृद्धि और विकास की दर होती है, वो भिन्न होती है, विभिन्न होती है। तो इसमें हम क्या कहें, गर्ल्स मैच्योर फास्टर। अगर कोई हमसे पूछे कि कौन मैच्योर जल्दी हो जाता है, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन द बॉयज। बॉयज एक्सेल देम, बॉयज उनसे आगे निकल जाते हैं आफ्टर 13 और 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि लगभग 11-12 साल तक की उम्र लड़कियां जो हैं वो ज्यादा तेज गति से बढ़ती हैं बजाय कि लड़कों के। अगर आप एक ही उम्र के लड़के और लड़कियों को देखोगे तो आपको पता लगेगा लड़कियां ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा जल्दी चीजें सीख रही हैं, ज्यादा फाइन तरीके से कर रही हैं। लेकिन एक एज आने पर लड़के जो है वो हाइट, वेट और मसल स्ट्रेंथ, बाकी सब चीजों में, स्टैमिना में लड़कियों को एक्सेल कर जाते हैं। उसके पीछे रीजंस भी हैं। हमें पता है कि आफ्टर दिस menstruation cycle starts in girls, that is the reason कि लड़कियों की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी सीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि दोनों में वृद्धि और विकास की दर अलग है। लड़कियां ज्यादा तेज गति से बढ़ती हैं, पर कब तक, 11-12 साल की उम्र तक। उसके बाद जो है वो लड़के उनको सरपास कर जाते हैं।
क्या कर जाते हैं, सरपास कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस कि वृद्धि और विकास जो है वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। क्यूमुलेटिव का प्रोसेस का मतलब वही है कि वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोशल है, इमोशनल है, फिजिकल है, लिंग्विस्टिक है, कॉग्निटिव है। देखो, लैंग्वेज जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है वैसे वैसे मेमोरी और थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। तो यानी कि एक एस्पेक्ट में बढ़ोतरी दूसरे एस्पेक्ट में बढ़ोतरी का कारण बनती है। क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, सिंपल है। क्यूमुलेटिव प्रोसेस एक एस्पेक्ट में वृद्धि दूसरे एस्पेक्ट में वृद्धि का कारण बनती है, वो डबल तरीके से बढ़ता है। जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना मैथ में, ठीक उसी तरीके से, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, भविष्यवाणी लगाई जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हम क्या भविष्यवाणी करी हुई है कि लगभग कितने महीने का बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देता है। लगभग हम ये कहें कि एक 12 महीने का जो बच्चा है वो चलना शुरू कर देता है, वो करना शुरू कर देता है। लगभग 1 साल का या 10-11 महीने का बच्चा जो है वो एक आधा वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर देता है। ये प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है या तो डिलेड चल रही है या फिर और लेटर स्टेज पर भी नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये माँ बाप के लिए है कि बच्चे हैं जिनके, टीचर्स हैं कि बच्चे हैं कि इस उम्र तक भी अगर बच्चा कोई साइन शो नहीं कर रहा है पर्टिकुलर चीजों के डेवलपमेंट के, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड थिंक अबाउट एंड टुक द हेल्प। Next one is principle of growth and development is a product growth and development occur as a result of maturation and learning। इसको हम कह सकते हैं principle of maturation and सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैचुरेशन का मतलब क्या है। मैचुरेशन का मतलब होता है अनफोल्डिंग ऑफ नेचुरल स्किल्स, अनफोल्डिंग ऑफ नेचुरल स्किल्स, या हम कह सकते हैं अनफोल्डिंग फ्रॉम विद इन। ये नेचुरल स्किल्स भी क्या है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर, यानी कि मैचुरेशन का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे अंदर स्किल्स विद्यमान हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। मैचुरेशन जो है ये एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बच्चे की बायोलॉजिकल रेडीनेस के ऊपर डिपेंड करती है। मैचुरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें पता है अ चाइल्ड कैन वॉक, इसमें हमने सीखा था पिछले प्रिंसिपल में, प्रेडिक्शन में देखा था अ चाइल्ड कैन वॉक। पर क्या एक 4 मंथ के बच्चे को आप चलना सिखा सकते हो? क्या वो सीख जाएगा? क्या एक 4 मंथ का बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा? क्या वो बोल पाएगा? क्या वो लिख सकता है? नहीं लिख सकता ना। तो डेवलपमेंट, यहां पर मैच्योरिटी का मतलब है रेडीनेस।
रेडीनेस टू लर्न। अब कब चल पाता है? 4 महीने का बच्चा तो चल नहीं पाएगा, आप चाहे उसे कितनी भी ट्रेनिंग दे लो तो वो लगभग 1 साल का होने के बाद ही चल सकता है। तो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन सेट्स लिमिट। मैच्योरेशन एक लिमिट सेट करती है कि जब तक वो समय नहीं आ जाता तब तक कितने भी एफर्ट क्यों ना कर लिए जाएं, तब तक वो कार्य किया नहीं जा सकता। यानी कि जब तक हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक कितने भी एफर्ट क्यों ना कर लिए जाएं हम सीख नहीं सकते हैं। तो ये बताता है कि बच्चे को लिखना सिखाना, बोलना सिखाना, उसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके मसल्स डेवलप नहीं हो जाते हैं, जब तक कि उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो उतना डेवलप नहीं हो जाता है कि वो चलना या बोलना या लिखना सीख पाए। तो मैच्योरेशन क्या है? अनफोल्डिंग फ्रॉम विद इन, अनफोल्डिंग ऑफ नेचुरल टेंडेंसी, अनफोल्डिंग ऑफ नेचुरल स्किल्स। लर्निंग हमें पता है लर्निंग क्या है। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर और एबिलिटीज। लर्निंग का मतलब क्या है? चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर का चेंज में चेंज से क्या मतलब है कि हमारी जो काम करने की योग्यता है उसमें परिवर्तन हो गया है। सो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर और एबिलिटीज दैट रिजल्ट, दैट जो किसका परिणाम होता है? दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, कि हमें कोई ना कोई जो है वो ट्रेनिंग कराई जा रही है, प्रैक्टिस। ठीक है। अब ये दोनों प्रिंसिपल क्या कह रही हैं मिलके? ये दोनों चीजें डेवलप मैच्योरेशन की रेडीनेस है। बच्चा सीखने के लिए जब तक तैयार नहीं है तब तक कितना ही एक्सपीरियंस, कितनी ही ट्रेनिंग, कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना करा ली जाए तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। सो वी हैव टू वेट कि बच्चा जो है, अब ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि खाली मैच्योरेशन से जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी। मान लिया 4 साल का बच्चा है, लिखने के उसके पूरे मसल्स डेवलप हो चुके हैं, वो बहुत सारे काम कर सकता है, वो लिखना भी सीख सकता है, वो और भी ड्राइंग करना सीख सकता है, पर जब तक उसको ये एक्सपीरियंस नहीं कराए जाएंगे तब तक मैच्योरिटी का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोनों प्रिंसिपल मिलकर क्या कहते हैं? वी शुड वेट एंड वॉच कि बच्चा कब उस लेवल तक पहुंच गया कि हम उसे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग करा सके। बिना एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। इनफैक्ट जो हम चलना सिखाते हैं, चलना जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपने आप भी सीख जाएगा, पर ट्रेनिंग वहां पर भी होती है, एक्सपीरियंस हम बच्चे को वहां पर भी कराते हैं। तो दोनों के दोनों जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग कंबाइंड एफर्ट में क्या कहेंगे कि मैच्योरेशन जो है हालांकि वो एक फाउंडेशन देता है, वो नींव तैयार करता है, और लर्निंग जो है वो उस नींव के ऊपर काम करता है, वो हमारी स्किल्स को रिफाइन करता है, एनहेंस करता है। डेवलपमेंट खाली मैच्योरेशन से नहीं हो सकता, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी एसेंशियल होते हैं। तो मान लिया एक बच्चा, एक साल का बच्चा, आप कितने ही एफर्ट करते रहो कि भाई मैं तो उसको एक्सपीरियंस दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और उसको लिखना सिखाऊंगा, वो लिखना नहीं सीखेगा क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई है। सो बीइंग टीचर, व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, नेवर लीव एनी चांस टू मेक द चाइल्ड लर्न। हर एक प्रयास करना है कि जब बच्चा सीखने के लिए तैयार है तो उसको सिखा दिया जाए, और जब वो नहीं तैयार है, कॉग्निटिव उसका अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, मान लिया आप बच्चे को टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हो,
टाइम पता लग जाए बच्चे को, घड़ी देखनी आ जाए, तो 2 साल के बच्चे से सिर मारे जाओ आप, उसको थोड़ी ना टाइम देखना आएगा, उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमने पहले पार्ट में कर लिए थे, कुछ ये दूसरे में है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज। ओके, बाय, थैंक यू।